दोस्तों, आज हम लोग जेट टेट 2024 का जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंतर्गत हम लोग को राजनीतिक विज्ञान पढ़ना है। उसी का सिलेबस के बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आगे हम लोग इसका एक रणनीति के रूप में देखें कि हम लोग क्या पढ़ना चाहिए और किसे इसको आगे ले जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हम लोग आज राजनीतिक विज्ञान का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें दो खंड हम लोग को पढ़ना है। एक तो पढ़ना है भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था, दूसरा पढ़ना है राजनीतिक सिद्धांत। भारत संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोगों को सबसे पहला टॉपिक दिया गया है जैक के द्वारा, वह है भारतीय संविधान की विशेषताएं। इसकी जो छिपी हुई विशेषताएं हैं उसके बारे में बात किया गया है। जैसे इसके अंदर लिखित संविधान है, कठोर है, संघवाद की व्यवस्था है, प्रस्तावना है, या इन तरह की जितने भी विशेषताएं हमारे भारत संविधान में, उन विशेषताओं को हम लोग को इसमें देखने बोला है। दूसरा जो हम लोग का दिया गया है यूनिट, वो दिया प्रस्तावना एवं संविधान का दर्शन, यानी प्रिएम्बल और संविधान के अंदर जो हिडन इसका जो फिलोसफी है, जो इसका दर्शन है, उसी दर्शन के बारे में दूसरा टॉपिक हम लोग को जानना है। तीसरा जो जानना है, इसमें हम लोग को एक्चुअल में तीन चीज को एक चीज में मिला दिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निषेध तत्व। ये अलग अलग भाग का चीज है जो यहाँ एक खंड में दे दिया गया है। इसमें हम लोग को तीन चीज जानना है, मौलिक अधिकार, कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व। चौथा जो यूनिट है वह संघ की कार्यपालिका है। संघ की कार्यपालिका अर्थात भाग 5 का वो बात कर रहा है। इसमें हम लोग को राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। पांचवा जो दिया गया है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा को देखना है। और छठा जो है वो सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, इसकी शक्ति और कार्य को देखना है। और सातवां जो है भारत संघवाद की जो प्रकृति, जो नेचर है, इसके बारे में हम लोग को समझने बोला गया है। ये 7 यूनिट में हम लोगों को लगभग इसमें ऐसे अलग किया जाए तो इसमें 10 से 11 टॉपिक हम लोग का बनता है इन 7 खंडों में। अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। तो राजनीतिक सिद्धांत में हम लोग को जो सबसे पहले जानना हो, राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति, विशेषता है, इनको जान लेना है। दूसरा जो जानना है वो स्वतंत्रता जानना है और समानता जानना है। स्वतंत्रता और समानता दो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को एक ही खंड में दिया गया है, तो दोनों को हम लोग को लेके चलना होगा। तीसरा जो है न्याय और अधिकार, जस्टिस एंड राइट, ये देखना है। चौथा दिया है धर्मनिरपेक्षता। पांचवा जो हम लोग को दिया गया वो है संप्रभुता। संप्रभुता का 2 प्रकार, एकलवादी और बहुलवादी संप्रभुता के बारे में जानना है। फिर है लोकतंत्र, इसका अर्थ, प्रकार, खास करके उसमें प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पर विशेष। और फिर है संघवाद, फेडरलिज्म के बारे में इसकी जो अवधारणा है। ये 7 खंड इसमें है, 7 खंड इसमें है। इन्हीं 14 खंडों को हम लोगों को राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम आप लोगों के बीच एक एक खंड को लेते हुए प्रयास करेंगे कि एग्जाम से पहले तक सारा खंड का वीडियो रिकॉर्ड हो जाए और आप लोगों तक पहुंच जाए। आप लोग थोड़ा धैर्य से इसको देखें और समझने का प्रयास करें। तो हम लोग आज एक खंड को राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और विशेषता वाला जो पहला खंड है, इसी पर थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग राजनीतिक विज्ञान का जो खंड राजनीतिक सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम लोग को राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, प्रकृति और विशेषता को जानना है। तो इसमें सबसे पहला तो सवाल उठता है कि राजनीति और विज्ञान, ये 2 शब्द इसमें है, राजनीति और विज्ञान। पहले हम लोग इसके अर्थ की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि राजनीति विज्ञान इसका नाम दिया गया है, तो क्या वास्तव में यह विज्ञान है कि नहीं है, पहले इसको तय करना होगा। तो उसको तय करने से पहले हम लोग को विज्ञान शब्द को जानना होगा कि आखिर विज्ञान शब्द है क्या। तो विज्ञान का ऐसे कई सारे विद्वानों ने इसको अपने अपने ढंग से परिभाषित किया और कई सारे इसका परिभाषा है कि विज्ञान क्या है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग को राजनीति को देखना है कि राजनीति एक विज्ञान है कि कला है या क्या है, किस स्ट्रीम में इसको हम लोग रख सकते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत जो विज्ञान शब्द है, विज्ञान का एक सामान्य यदि हम लोग इसका मीनिंग देखें तो इसको कह सकते हैं किसी चीज का विशेष ज्ञान, किसी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान, इस तरह चीजों को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अर्थात यदि हम लोग किसी चीज का क्रमबद्ध और विशेष ज्ञान इकट्ठा करते हैं और वह क्रमबद्ध भी हो, तो इसी रूप में उसको हम लोग विज्ञान का श्रेणी देते हैं, ताकि उसके अंदर जो सच बातें छुपी हुई है वो हम तक पहुंच जाए, उस चीज को हम लोग डिटेक्ट कर पाए। इसी को हम लोग विज्ञान कहते हैं। विज्ञान 2 भागों में बटा हुआ है, एक सामाजिक विज्ञान और एक प्राकृतिक विज्ञान। जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान
अपने नाम से ही जाना जाता है कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अर्थात जो हमारा नेचर का जो लॉ है, उस लॉ के बारे में विशेष जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में जानकारी करना, ये प्राकृतिक विज्ञान का काम है। और सामाजिक विज्ञान, क्योंकि मनुष्य समाज में रहता है, तो समाज में बहुत सारा की घटनाएं घटते रहती है। मनुष्य के साथ एक लंबा इतिहास है, उसकी राजनीतिक जीवन है, उसका एक पृथ्वी के साथ उसका यहाँ एक आवास है, तो यहाँ रहने का उसका एक अपना सिस्टम है, और उसका एक आर्थिक जगत है। इन चीज़ों का भी यदि हम लोग अध्ययन एक विशेष क्रमबद्ध तरीके से विशेष पैटर्न पर करें, ताकि इसके अंदर जो सही सही अवधारणा हम तक पहुँच पाए, तो यह सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में आता है। और सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में जो खास अंतर है वो यह है, प्राकृतिक विज्ञान हम कहीं भी किसी भी हाल में इसको जब प्रयोग करेंगे तो मेरा परिणाम हमेशा वही रहेगा। उदाहरण के लिए हम लोग यदि भारत की प्रयोगशाला में H2O में देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हम अमेरिका या विश्व के किसी भी प्रयोगशाला में इस बात को हम देखें तो हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात वही मिलेगा जो भारत का लेबोरेटरी में है। तो प्राकृतिक विज्ञान स्थिर विज्ञान है, वह समय के साथ या स्थान के साथ परिवर्तन नहीं होता है, जबकि जो सामाजिक विज्ञान है यह समय और क्षेत्र के आधार पर यह परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आज की जो हमारा आधुनिक काल का जो समाज है मध्यकाल के समय से भिन्न है, वहाँ नहीं मिलेगा। उस समय की जो मान्यताएं हैं, अवधारणाएं, वो आज बदल गई। अर्थात इसकी जो प्रकृति है वह गत्यात्मक है, यह परिवर्तनशील है, यह स्थिर नहीं है, यह हर थोड़े अंतराल में या एरिया वाइज बदल सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग को राजनीतिक विज्ञान को समझना होगा कि राजनीति की जो प्राचीन से लेकर अब तक की जो जर्नी है मानव समाज की, जो राजनीतिक जीवन जो जिया, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, कई तरह की अवधारणाएं पुरानी पड़ गई, उसकी जगह में नई बातें आई। क्योंकि ये परिवर्तनशील है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें परिवर्तन होने की गुंजाइश होती है, अर्थात ये परिवर्तनशील है। अब ऐसी स्थिति में किसी भी घटना को हम लोग यदि सच बात उसके अंदर छुपी हुई को लाना चाहें या लाने का प्रयास करें, तो इसी का नाम विज्ञान है, एक सोच का नाम है, ना कि किसी लेबोरेटरी का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का। ये एक्चुअल में यह विज्ञान नहीं है। विज्ञान बिल्कुल एक सोच का नाम है, जो हम किसी भी घटना को, किसी भी इवेंट को किस तरीके से हम उसको देखते हैं और कैसे उसको समझते हैं, इसका नाम विज्ञान है। तो ऐसे हिसाब से हम लोग जो मानव का जो राजनीतिक जीवन है, इस राजनीतिक जीवन को हम लोग प्रयोग के आधार पर, परीक्षण के आधार पर हम लोग इसको विश्लेषण करते हैं, तथ्य के आधार पर तब कोई हम लोग जजमेंट निकालते हैं और कोई अवधारणा समाज में फलने फूलने देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि राजनीतिक विज्ञान भी एक विज्ञान है, लेकिन यह एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का जो गुण है इसमें मौजूद पाया जाता है कि यह परिवर्तनशील होता है। आज की राज्य व्यवस्था हमारे वर्षों पुरानी राज्य व्यवस्था से नहीं मिलेगी। पहले राजतंत्र था, आज लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र के बाद कुछ नई कड़ी आ सकती है, तो इसमें संभावना है कि परिवर्तन हो जाता है। तो आई होप आप लोग विज्ञान शब्द को क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आते हैं राजनीति शब्द। जो राजनीति शब्द है, इसमें हम लोग मानव जो है एक बहुआयामी लाइफ जीता है। इस पृथ्वी पर जब इस प्लेनेट पर आया तो उसका एक धार्मिक जीवन है, उसका एक इतिहास है, उसका एक आर्थिक जगत है, उसका एक बायोलॉजिकल लाइफ है। इन लाइफ के में से इसका एक जो आयाम है वह है कि मनुष्य साझी जिंदगी जीता है। मनुष्य समूह में रहना सीखा। पहले गुफा से निकला, कबीला में आया, कबीला के बाद सामंत में आया, साम्राज्यवाद बना, फिर राजतंत्र में आया, राजतंत्र के बाद हम लोग वर्तमान समय में मॉडर्न रूप में स्टेट के रूप में हम लोग आ गए हैं। तो राजनीति में व्यक्ति और राज्य के बीच का जो संबंध है, इसी संबंध का एक्चुअली इसमें अध्ययन किया जाता है। ऐसे राजनीति का कई सारे विद्वानों ने कई तरह का परिभाषा दिया, लेकिन इसकी यदि हम लोग सार रूप में देखें तो राजनीति का केंद्र बिंदु राज्य होता है और राज्य का केंद्र बिंदु व्यक्ति होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति और राज्य के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए, सत्ता किस रूप में होना चाहिए, सत्ता कैसे का बंटवारा कैसे होना चाहिए, नागरिकों को क्या मिलना चाहिए, तमाम तरह का जो मुद्दा है उसमें हम राजनीति के अंतर्गत पढ़ते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में होने वाले तमाम तरह की क्रियाकलाप राजनीति कहलाती है। तो राजनीति हम लोग इस परिप्रेक्ष्य में इसको समझते हैं। अर्थात सार्वजनिक जीवन में जो समस्या आती है उसको समाधान करने का तरीका का नाम भी राजनीति हम लोग कह सकते हैं। या फिर हम लोग ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि समाज में जो मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किस प्रकार हो, उसका तौर तरीका क्या हो, इसका नाम राजनीति कहा जा सकता है। अर्थात इसका कई परिभाषा हो सकता है। इसलिए गार्नर महोदय ने कहा कि राजनीति विज्ञान का शुरुआत और अंत राज्य के साथ होता है।
तो इनका विभिन्न परिभाषा है, उसको हम लोग राज्य राजनीतिक के परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा सा देखें। अब हम लोग आते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये करता क्या है। राजनीतिक तो हम लोग समझ गए कि राजनीति जो है राज्य और व्यक्ति के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, या तो है राज्य में होने वाले तमाम तरह की गतिविधि का, जो राज्य के अंदर तमाम तरह की गतिविधि होता है उसको हम लोग राजनीति कहते हैं। सिद्धांत का ऐसे साधारण शब्द में यदि हम लोग इसको कहें तो सिद्धांत का मतलब होता है किसी चीज का व्याख्या करना। जितनी भी फिनोमेना घटती है, चाहे सोसाइटी में हो चाहे नेचर में घटती है, उसकी कहीं ना कहीं कोई काउज इफेक्ट जरूर होता है, अर्थात वह कारण के वजह से उसका कोई प्रभाव हमको दिखाई देता है। तो उसके सही चीजों को व्याख्या कर लेना यह सिद्धांत का काम है, यह सैद्धांतिक पक्ष है, और इसी सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में उतार लेना यह व्यवहारिक पक्ष है। उदाहरण के लिए सैद्धांतिक पक्ष हम लोग को यह बताता है कि स्वतंत्रता क्या है, इसकी कंप्लीट व्याख्या हमारे पास प्रस्तुत करती है। इस व्याख्या के आधार पर हम अपने राज्य का जो सामाजिक जीवन है किसी भी राज्य के व्यक्ति का, उसके अंतर्गत इसको हम लोग अनुप्रयोग करते हैं कि हम अपने नागरिकों को क्या क्या अधिकार देंगे, क्या क्या स्वतंत्रता देंगे, किन चीज़ों का समानता देंगे। तो सिद्धांत जो है सो वो कंप्लीटली क्या करता है, वो व्याख्या करता है। इसकी प्रकृति की बात किया जाए तो यह सामाजिक विज्ञान होने के नाते यह परिवर्तनशील है। आज जो अवधारणा हमारे पास बनी हुई है, जरूरी नहीं है कि आने वाले 50 सालों में वो अवधारणा चल जुड़े, क्योंकि समाज गत्यात्मक है, समाज गति करती है, राज्य गति करती है, इसी प्रकार अवधारणा गति करने लगती है। आज जो हम लोग स्वतंत्रता का जो हम लोग जो मीनिंग समझते हैं, मध्यकाल में वैसा मीनिंग नहीं था, क्योंकि वहाँ पर विशेषाधिकार था, विशेष लोगों का कोई खास अधिकार था, बाकी लोगों का नहीं था। लेकिन आज जो हम लोग अधिकार बात करते हैं तो प्रायः सभी लोगों का वही एक प्रकार का अधिकार है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यह बदलती रहती है चीजें। इसमें एक चीज हम लोग को समझना होगा कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसको दो भागों में बांट के समझना होगा हम लोग को। एक हो जाएगा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक विज्ञान, दूसरा जो होगा वह होगा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान। अर्थात राजनीतिक विज्ञान की अब तक की जो जर्नी है उसको हम लोग दो खंडों में बांट के परंपरागत और आधुनिक के रूप में देख सकते हैं। इसके नाम से ही पता है कि यह क्लासिकल है, परंपरागत है, बड़ा ट्रेडिशनल से चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही। परंपरागत और आधुनिक, आधुनिक एक सोच है कि इसमें किसी भी चीज को, किसी भी तथ्य को जानने का जो नजरिया है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, तथ्य पर आधारित होना चाहिए, मूल्य बेस पर नहीं होना चाहिए। और परंपरागत जो प्लेटो से लेकर 19वीं सदी तक, 20वीं सदी तक के लगभग प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक का जो पीरियड रहा, उस परंपरागत में जो अध्ययन करने का तौर तरीका था उसको तमाम को परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के रूप में रखा गया है। अब ये परंपरागत और आधुनिक के बीच में जो ये बंटवारा किया गया, ये बंटवारा किस रूप में किया गया, इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो परंपरागत राजनीति का जितने भी इसके पक्षधर रहे, उन लोगों ने इस पर जोर दिया कि हमारी जो समाज राजनीतिक जीवन की जो ढांचा है वह कैसा होना चाहिए। अर्थात यदि हम एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात करें, जैसा कि प्लेटो ने आदर्श राज्य स्थापित करने का सपन देखा था, उसके बाद अरस्तु ने भी देखा था, ये आदर्श राज्य का जो निर्माण होगा वह किन किन तरीके से होगा, क्या क्या होना चाहिए, राजा के अंदर क्या गुण होना चाहिए, प्रजा कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीज़ों का जो वो व्याख्या किए थे, वह व्याख्या में वह शुड भी पर था, वह चाहिए पर था, वह मूल्य पर आधारित था, वह नैतिकता पर आधारित था। तो ऐसे चीज़ों को यदि हम लोग सोसाइटी के साथ जोड़ के देखते तो सोसाइटी में वैसा मूल्य हम लोग को मिलता नहीं है जैसा कि वह राजा के अंदर वो गुण चाहता है। इसी के आलोक में आधुनिक पीरियड जब आया, जब यूरोप में पुनर्जागरण काल आया, औद्योगिक क्रांति हुई, तो बहुत सारा परिवर्तन सारी दिशाओं में होने लगा, औद्योगिक क्षेत्र में होने लगा, मानव के विज्ञान में प्रगति होने लगा, राजनीतिक जीवन की जो परंपरागत सोचें थी वो सोचों में परिवर्तन आने लगा। इसी क्रम में आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के पक्षधरों ने यह बात पर पुरजोर दिया कि अब जो हमारे पास जो जिस ज्ञान को हम लोग मानेंगे वो हमारा अनुभव मूलक होना चाहिए, प्रायोगिक होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन पर होना चाहिए।
इस तरह चीजें के बाद जो हमारा तथ्य के आधार के ऊपर विश्लेषण करने के बाद कोई हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे, तो यहाँ से ये दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाता है। इससे पहले की सारी कड़ी परंपरागत बन जाती है और यहाँ से वो आधुनिक बनना शुरू हो जाता है। अर्थात धीरे धीरे यह अपने आप को वैज्ञानिक का रूप लेने लगता है। और वैज्ञानिक है क्या? किसी भी घटना को जानने का, उसको खोजने का जो तौर तरीका, जो नजरिया है, उसी का नाम वैज्ञानिक है। उदाहरण के लिए सोसाइटी में कोई घटना घट गई, उसको हम किस प्रकार से देखें, उसके सारे पहलुओं को देखें, क्यों घटी, कब घटा, इससे क्या प्रभाव पड़ा। इस तरह चीज़ों को देखने के बाद हम जो एक जजमेंट निकालेंगे, तो यह जो मेरा देखने का तरीका होगा, यह बड़ा वैज्ञानिक होगा। पहले के पीरियड में परंपरागत में क्या करता था, वैसा कुछ नहीं जाता, इस चीज़ों पर ध्यान दिया जाता था। वह नैतिकता के ऊपर समाज में जो बनी बनाई कुछ मूल्य था, उस मूल्य को मापदंड बनाते हुए वह इन चीज़ों को करता था। तो ये दोनों का बंटवारा इस प्रकार हो जाती है। अर्थात यह मूल्य बेस पर है और यह तथ्य बेस पर है। यह वैज्ञानिक आधारित है और यह परंपरा पे चली आ रही नैतिकता के साथ जुड़ गई है। तो थोड़ा बहुत इसको भी हम लोग देख लिए, परंपरागत और आधुनिक। राजनीतिक विज्ञान यदि हम लोग पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को राज्य को समझना होगा कि एक्चुअल में राज्य क्या है। बिना राज्य को समझे हम लोग राजनीति को कंप्लीट रूप से नहीं समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, राज्य आधुनिक काल का देन है। दूसरी बात हम लोग कह सकते हैं, राज्य सबसे पहली बात आधुनिक काल का देन है। यह सभ्य समाज का एक पहचान है कि हम लोग स्टेट में रहते हैं या स्टेट का निर्माण कर लिए। स्टेट हमारे पास जो आज के रूप में जो आधुनिक राज्य बना, जो आज नेशन स्टेट का रूप धारण कर लिया, उससे आगे वेलफेयर स्टेट का रूप धारण कर लिया, ये यूं ही नहीं हुआ। इसका एक जरूरी है कि मनुष्य सबसे पहले गुफा में रहा करते थे। गुफा से जब वह निकला तो उन्होंने कबीला बना के अपने खानदान के लोगों के साथ कबीला बना के रहना सीखा। यहाँ के बाद प्राचीन साम्राज्य बना। प्राचीन साम्राज्य के बाद फिर हम लोग सामंती युग में आ गए। राज्य की अवधारणा डेवलप हुई। मनुष्य ने पहली बार जब समूहों के साथ रहना सीखा, उसका स्वरूप बड़ा छोटा था। कबीला में, ग्रुप में रहता था, अपने खानदान के लोगों के साथ रहता था। और सामूहिक जो समस्याएं थी, उनको कबीला का किसी एक सरदार के हाथों सुपुर्द किया जाता था, उन्हीं के द्वारा उसका सोल्यूशन निकाला जाता था। फिर जब साम्राज्य आया, तो साम्राज्य की परिभाषा इसका यही है कि इसका कोई सीमा ना हो, या कब बढ़े और कब घटे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक राजा दूसरे साम्राज्य से यदि कमजोर है तो उसका सीमा घट सकता है, उसका सीमा बढ़ सकता है, इसके कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होता है। यहाँ पर हम लोग राजतंत्र के अधीन थे, जहाँ राजा सारे डिसीजन लेते थे। फिर सामंती युग में हम लोग ये जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत जब हम लोग आ गए, तो सारे जो लॉर्ड होते थे वो लॉर्ड के अधीन आज चलने लगा। इसी क्रम में हम लोग जब पुनर्जागरण काल में पहुंचे, आधुनिक पीरियड में जब आए, तो फ्रांस की राजक्रांति हुई, वो एक नया स्टेट बना और वहाँ से धीरे धीरे मॉडर्न राज्य बनने का काम होने लगा। और आज राज्य जो है अपने आप में एक ऐसी अवधारणा बन गई कि बिना राज्य का कोई व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। अर्थात कोई व्यक्ति स्टेटलेस हो तो इससे बड़ी दुखदायक उस व्यक्ति के लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो राज्य व्यक्ति के लिए सब कुछ है, और व्यक्ति और राज्य के बीच के संबंध का अध्ययन राजनीति में करते हैं। अब रही सवाल राज्य का राजनीतिक विज्ञान में कैसे परिभाषित किया कि राज्य क्या है, तो इसका कई तरह के विद्वानों ने कई तरह के परिभाषा दिया, लेकिन इसमें जो सबसे सर्वमान्य और जो सबसे सटीक परिभाषा है गार्डनर महोदय का, उन्होंने कहा कि राज्य हम उनको कहेंगे जिसके पास 4 तत्व मौजूद हो। सबसे पहली बात कि उसके पास एक निश्चित भूभाग हो, दूसरा उसके पास एक निश्चित जनसंख्या हो, तीसरा उसके पास संप्रभुता हो, चौथा उसके पास एक सरकार हो। अर्थात किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी सत्ता का निवास ही राज्य कहलाएगा, या इन 4 लक्षणों के साथ जो भी अस्तित्व में जो भी समूह होगा उसको हम लोग राज्य कहेंगे। उदाहरण के लिए भारत, इसके पास एक निश्चित भूभाग है, एक निश्चित सरकार है, निश्चित जनसंख्या है, और यह अपने ऊपर खुद पूरा बाहरी और आंतरिक रूप से खुद इतना मालिक है। इसका मतलब इसके पास संप्रभुता है, अर्थात भारत एक राज्य है। अब आता है कि एक नेशन स्टेट। नेशन स्टेट हम लोग किसे कहेंगे?
तो भारत एक नेशन स्टेट है, जबकि ब्रिटेन केवल एक स्टेट है। नेशन स्टेट हम लोग उस राज्य को कहेंगे जिस राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है वो साझी हो, अर्थात जहाँ कई तरह के कल्चर के लोग कई सदियों से रहता आ रहा हो और उसका जो अपनी अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी अपनी जो सोशल पहचान है, वो एक साझी के रूप में उभरा हो। जैसे भारत विविधताओं का देश है, तो यहाँ सबकी अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी स्थानीय कल्चर है। तो इन तरह का जैसा राज्य में जो कई मल्टी कल्चर वाले लोग रहते हो, जिसकी साझी संस्कृति हो, उसी को हम लोग नेशन स्टेट कहेंगे। इनके अगेंस्ट जिस स्टेट की एक जैसा कल्चर का वास हर जगह रहा, सभी सदियों में रहा हो, उसको केवल हम लोग अमूमन स्टेट कहते हैं। तो ये था हमारा स्टेट के संबंध में, अर्थात स्टेट आधुनिक समाज की पहचान है और सभ्य मानव का एक पहचान भी है कि मानव ने राज्य के रूप में जीना सीखा, राज्य बना के, अर्थात फैमिली को यदि हम लोग व्यापक रूप में समझे राज्य के रूप में, तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि इतनी बड़ी सोसाइटी में हम लोग एक समुदाय बना के जीना सीखे, जहाँ कई सारे मूल्यों को हम लोगों ने गढ़ा और उसको माना और कई तरह की अवधारणाएं हम लोगों ने इसको बनाने का काम किया। तो उम्मीद है आज हम लोग थोड़ा राजनीतिक विज्ञान का थोड़ा बहुत परिचय लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टॉपिक्स वाइज जैसे समता है, समानता है, धर्मनिरपेक्षता है, संघवाद है, इन एक एक टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे और डिस्कस करते जाएंगे। और पूरे पॉलिटिकल थ्योरी में दो तरह की बातें हम लोग को समझ में आएगी। पहला तो थियोरिकल पोर्शन में जो सबसे ज़्यादा हम लोग को ध्यान देना होगा, इसको समझने पर देना होगा, और इसके अलावा इसमें कुछ तर्क बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे किसी का परिभाषा आ गया, किसी का कोई बुक आ गया, कोई कोटेशन आ गया, तो इनको थोड़ा हम लोग को लिख के देख लेना। बाकी इसमें सबसे ज़्यादा जो जोर करना है वो समझने पर करना है कि एक्चुअल में क्या है। सबसे पहले हम लोग जैसे आज डिस्कस किए, एक शुरुआत क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसको एक नई कड़ी के साथ आएंगे। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।